मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका क्या नाम है, दादी का शानदार बावर्ची खाना। बावर्ची खाना किसे कहते हैं? किचन को कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे अम्मी, दादी, चाची, नानी जो भी हैं खाना बनाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दादी के बावर्ची खाने की बात कर रहे हैं। हमारी दादी का बावर्ची खाना बहुत शानदार है। तो क्यों है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ सके। साथ ही जो हमारा दूसरा चैनल है लर्निंग स्टार, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टा पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नंबर 7, दादी का शानदार बावर्ची खाना। इसको किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ठीक है। इनकी पैदाइश 1934 में हुई थी। तो लिखते हैं, रस्किन बॉन्ड हिंदुस्तान में बरतानी हुकूमत के आखिरी दौर में पैदा हुए। इनके वालिद का इंतकाल 1944 में हो चुका था। रस्किन बॉन्ड का बचपन बड़ी हद तक तन्हाई के माहौल में गुजरा, ठीक है। ये हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों की हुकूमत थी उसके आखिरी दौर में ये पैदा हुए थे, ठीक है, क्योंकि देखिए 34 में पैदा हुए हैं और आपको पता है 47 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, ठीक है। और हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले ही उनके वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया था, इसलिए बेचारे वो अकेले रहा करते थे। लेकिन उन्होंने इस मुल्क को हमेशा के लिए अपना वतन बना लिया था, यानी वो हिंदुस्तान को ही अपना वतन समझते थे। उनकी स्कूल की तालीम शिमला में पूरी हुई। अपनी जवानी की उम्र में कुछ अरसे के लिए वो अपने बुज़ुर्गों के वतन इंग्लिस्तान भी रहे, लेकिन फिर हिंदुस्तान वापस आ गए। अब रस्किन बॉन्ड ने देहरादून के करीब मशहूर पहाड़ी मुकाम मसूरी को अपना घर बना लिया और वहीं रहते हैं, ठीक है। यानी जब वो जवान थे तो वो अपने बुज़ुर्गों के मुल्क यानी इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड गए थे, लेकिन बाद में वापस आ गए और हिंदुस्तान में ही रहने लगे। कहाँ रहने लगे? मसूरी में रहने लगे। आगे देखिए, लिखते हैं, हिंदुस्तान के अंग्रेज़ अदीबों में रस्किन बॉन्ड के मदह का हल्का बहुत वसी है, यानी वो मदह करते हैं, ठीक है, तारीफ़ करते हैं। उनके बचपन, उनके बच्चे, बड़े सभी शामिल, और उनमें जो जिसमें वो लिखते हैं उसमें उन्होंने किसी ऐसा नहीं है किसी एक हलक़े को चुना हो, वो बड़े बूढ़ों सबके लिए लिखते हैं। बच्चों के अदब की तरक्की में उनका किरदार बहुत नुमायाँ रहा है, यानी उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अदब लिखा है, ठीक है। उनकी किताबों में दिल इज़ नॉट फार, द रूम ऑन द रूफ और वैगेंट इन द वैली बहुत मशहूर है। ये उनकी कुछ किताबें हैं, ठीक है। और रस्किन बॉन्ड की जो खुद नविश्त है जिसका नाम है सीन्स फ्रॉम अ राइटर लाइफ, ठीक है, यानी राइटर लाइफ की क्या सीन होते हैं ये उन्होंने लिखा था, ठीक है। उसी से ही ये कहानियाँ ली गई हैं और इनकी कहानियों पर कुछ फ़िल्में भी बन चुकी हैं, यानी कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं इनकी जिसमें इन्होंने फ़िल्में भी बनाई गई हैं। लिखते हैं, अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। लिखते हैं, देखा जाए तो दादी का बावर्ची खाना कुछ इतना बड़ा भी नहीं था। कम से कम सोने के कमरे या ड्राइंग रूम के बराबर तो हरगिज़ नहीं। यानी दादी का बावर्ची खाना जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, यानी आपका जो बेडरूम है या जो आपका ड्राइंग रूम है उतना बड़ा भी नहीं है, ठीक है। फिर भी उसे बड़ा ही कहा जाएगा कि इसके साथ एक कोठरी महक है, यानी एक इसके साथ कोठरी भी लगी हुई है जिसको हम लोग अक्सर दीवान खाना वगैरह कहते हैं, जहाँ पे सामान रखे जाते हैं, ठीक है। वैसे शानदार तो उससे खाने की उन चीज़ों की वजह से कहा जाता है जो उसके अंदर से पककर आती थी। यानी अभी हम दादी के बावर्ची खाने को जो शानदार कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे खाने की चीज़ें बहुत अच्छी पक पक के आती थी। हम इसलिए शानदार नहीं कह रहे कि उसमें बहुत अच्छा सा इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है या वो दिखने में बहुत बड़ा है। हम उसे शानदार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उससे खाने की चीज़ें पककर अच्छी अच्छी आती हैं, जैसे कबाब, है ना, अनवाع अक़साम के सालन, ठीक है। आगे देखिए, लिखते हैं, चॉकलेट की कैंडी, आगे लिखते हैं मूंगफली की टॉफ़ियाँ, ठीक है। आगे दिखते हैं
जेली, गुलाब जामुन, रोगन जोश और पेस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा तुर्की तर्ज पर मसाला भरे मुर्गे, भरे हुए अंडे और भेड़ की भरवा रानी माँ भरवा मुर्ग। ठीक है, यानी इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर से पक पक कर आती थी। आगे चलिए, इसमें उम्मीद करती हूँ चीज़ें आपको पता ही होंगी। अलग अलग तरह के खाने, कबाब है ना, चॉकलेट की कैंडी बनाती थी दादी, मूंगफली की टॉफ़ियाँ भी बनाती थी, जेली बेली भी बनाती थी, गुलाब जामुन, रोगन जोश जो सालन के साथ बनता है, पेस्ट्री जो आज हम लोग खाते ही हैं। ठीक है, और ये भरमा मसाले मुर्गा, ये जो आपके रोस्टेड हम कह सकते हैं चिकन वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें जो फिलिंग के साथ, स्टफिंग के साथ बनाई जाती हैं, उसको कह रहे हैं। दादी जैसा बावर्ची खाना सारे शहर में नहीं था। हमारे शहर का नाम था देहरादून। ये शहर अब भी है, लेकिन मुल्क की आज़ादी के बाद पहले से ज़्यादा फैल गया है। यानी ये शहर कहाँ है? देहरादून है। और पहले देहरादून छोटा था, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से देहरादून बड़ा हो गया है और आजकल यहाँ ज़्यादा चहल पहल रहती है। दादी का इस शहर में अपना घर था, एक बंगला नुमा घर जो शहर की सरहद पर बना हुआ था। ठीक है, एक बंगला था उनका घर। बंगले के अहाते में बहुत से दरख्त थे। अहाते यानी बैकयार्ड। ठीक है, बंगले के बैकयार्ड में बहुत सारे पेड़ पौधे भी थे। फलदार दरख्त जैसे आम, लीची, केले, पपीते, अमरूद, लीमू के दरख्त। ये लीमू मतलब लेमन। ठीक है, इतने ढेर सारे उनके पेड़ थे। इनके अलावा कटहल का भी एक बहुत बड़ा सा दरख्त था जिसका साया घर की दीवारों पर पड़ता था। यानी बहुत बड़ा कटहल का, जैक फ्रूट जिसे हम कहते हैं ना, जैक फ्रूट का बहुत बड़ा पेड़ था। और क्योंकि पेड़ का साया जो है वो घर पर पड़ता था, तो दादी एक बात कहा करती थी, मुबारक है वो घर जिसकी दीवार पर हो पुराने किसी पेड़ का नरम साया। यानी वो घर बहुत ज़्यादा लकी है जिसके ऊपर किसी पेड़ का साया हो। दादी की ये अल्फाज मुझे आज भी याद हैं। वाकई ये एक खुशनसीब घर था। 9 साल की उम्र के एक ऐसे बच्चे के लिए जिसे हर वक्त भूख लगती रहती थी। ठीक है, यानी राइटर यहाँ पे अपनी बात कर रहा है कि भाई मैं हर वक्त भूखा रहता था, मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसा बावर्ची खाना नहीं था जो दादी जैसा खाना पका सके, यानी कहते हैं अगर पूरी दुनिया में ऐसा कोई बावर्ची खाना नहीं था, तो यकीनन दुनिया में कोई ऐसा बच्चा भी नहीं था जो मेरे जितना खा सके। यानी दादी जितना बावर्ची खाना भी अच्छा नहीं था और उतना ही अच्छा मेरे जैसा बच्चा भी नहीं था जो इतना सब कुछ पका हुआ खाए और फटाफट से हज़म कर जाए। दादी वाकई फ़रिश्तों जैसा खाना पका सकती थी, अगरचे मुझे पता नहीं कि फ़रिश्ते खाना पका भी सकते थे या नहीं। ठीक है, यानी वो कह रहे हैं कि भाई दादी फ़रिश्तों जैसा, क्योंकि दुनिया में कोई भी उनके जैसा खाना नहीं पका पा रहा है, तो लाजमी तौर है जो इंसान नहीं कर पा रहे हैं वो फिर फ़रिश्ते ही कर रहे होंगे। तो इसलिए वो कह रहा है कि मेरे ख़्याल में दादी का खाना फ़रिश्तों के जैसा होता है, दादी फ़रिश्तों के जैसा खाना बनाती हैं। फिर दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि मुझे मालूम नहीं कि फ़रिश्ते खाना पकाते भी होंगे या नहीं। सर्दियों की छुट्टी में मैं जब भी बोर्डिंग हाउस से आता तो कम से कम 1 महीना दादी के साथ ज़रूर गुजारता। यानी वो बोर्डिंग हाउस में रहता था राइटर, तो वो जब छुट्टियों में आता था तो दादी के साथ 1 महीना गुजारता था और इसके बाद बाकी की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने माँ बाप के पास असम चला जाता था, जहाँ मेरे वालिद चाय के बागात में मैनेजर थे। ठीक है, आपको पता है असम में चाय पत्ती होती है, तो उनके जो पापा थे वो चाय पत्ती के बाग में मैनेजर थे। ठीक है, यूँ तो चाय के बागात भी बड़े पुरलुत्फ़ होते हैं, लेकिन मुश्किल ये थी कि मेरे माँ बाप को खाना पकाना नहीं आता था। ठीक है, नहीं ठीक है, उसे इन्जॉयमेंट मिलता अगर वो वहाँ जाता, लेकिन उसको प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग खाना नहीं पका पाते थे। हॉस्टल में भी वही वो उबला सुबला खा रहा है और फिर घर आके भी उसे वही मिल रहा है, तो उसे इतना मज़ा नहीं आता था। इसलिए वो दादा दादी पास जाता था क्योंकि वहाँ बहुत टेस्टी टेस्टी खाना पकाती थी दादी। उनके यहाँ एक खानसामा था। खानसामा कहते हैं बावर्ची को, कुक को, जो खाना पकाता है। ठीक है, था, लेकिन वो रोगन जोश के अलावा कुछ पकाना ही नहीं जानता था। यानी सिर्फ वो एक ही डिश पकाता था, रोगन जोश। अब हर रोज़ रोगन जोश खाने से तो अच्छा भला आदमी उगता जाता, मैं तो सिर्फ एक बच्चा था।
तो कहते हैं रोगन जोश खा के तो एक अच्छा भला आदमी भी बोर हो जाए, मैं तो फिर भी एक छोटा बच्चा था। इसीलिए दादी के घर आधी छुट्टियां गुजारना मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन्हें खुद मेरा उनके यहाँ आना पसंद था। वो अकेली रहती थी, यानी उसके दादाजी नहीं थे, इसलिए दादी अकेले रहती थी। दादी को भी उनका आना वहाँ पसंद था। बिल्कुल अकेली तो नहीं थी, क्योंकि उनके यहाँ एक मालिन रहती थी, नाम था कांता। वो नौकरों के क्वार्टरों में रहती थी। उसका एक लड़का था मोहन, जो तकरीबन मेरी ही उम्र का था। ठीक है, तो कहते हैं दादी बिल्कुल अकेली तो नहीं थी। दादी पास कुछ नौकर नौकरानियाँ, कुछ मुलाजिम वगैरह थे, जिसमें एक थी कांता, जो एक मालिन थी। मालिन किसे कहते हैं? जो गार्डनिंग करती हैं। ठीक है, तो उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था मोहन। इसके अलावा दादी के साथ एक बिल्ली रहती थी सॉरी, है ना, जिसका नाम था सूजी। ठीक है, जिसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें थी। और एक कुत्ता भी रहता था जिसका नाम था क्रेजी, जो अपने नाम की रियायत से दिन भर घर के इर्द गिर्द पागलों की तरह चक्कर लगाता रहता था। ठीक है, इंग्लिश में क्रेजी मतलब क्या होता है? पागल। तो इस तरह से दादी अकेली नहीं थी, एक मालिन थी, मालिन का बेटा था जो उसी के उम्र का था, बच्चे की उम्र का। ठीक है, एक कुत्ता और एक बिल्ली भी थे दादी पास। इसके अलावा देखिए लिखते हैं, और फिर अंकल कीन तो थे ही, यानी एक अंकल भी थे। अंकल कीन जो है दादी के कौन थे? भतीजे थे, यानी भाई के बेटे थे। जब भी उनकी मुलाजमत छूट जाती, और ऐसा अक्सर हो जाता था, ठीक है, यानी वो अपनी नौकरी को अक्सर बेशतर छोड़ देते थे या छूट जाती थी, तो वो दादी के यहाँ ही रहने आ जाते थे। यानी वो वहाँ पे जब उनकी नौकरी छूटती थी तो वो अपनी फूफी जान के पास ही आके रहने लगते थे। कई बार सिर्फ इसलिए भी चले आते थे कि दादी के हाथ का खाना हाथ का खाने को जी चाहता था। ठीक है, यानी उनको क्या है, जी चाहने लगा, इसलिए वो नौकरी छोड़कर आ गए, क्योंकि दादी बहुत टेस्टी खाना बनाती थी। अगरचे दादी अकेली नहीं थी, फिर भी वो मुझे देखकर बहुत खुश होती थी, क्योंकि भाई पोता तो पोता होता है ना। वो कहा करती थी कि सिर्फ अपने लिए खाना पकाने में मज़ा नहीं है। ठीक है, खाना तो वो होता है जो किसी और के लिए पकाया जाए। ठीक है, यूँ तो उनकी बिल्ली, कुत्ता और कभी कभी कीन अंकल भी उनके खाने की तारीफ़ कर देते थे, लेकिन एक अच्छा बावर्ची हमेशा एक बच्चे को खिलाकर बहुत खुश होता है। ठीक है, यानी बावर्ची को पसंद है कि वो किसे खिलाए? बच्चों को खिलाए। आगे देखिए लिखते हैं, दादी जब भी कोई नई चीज़ पकाकर मुझे खिलाती तो मेरे तरफ देखती रहती थी कि मुझसे वो चीज़ कैसी लगी। ठीक है, आगे लिखते हैं, मेरी राय को वो एक कॉपी पर लिख लेती थी। जब वही चीज़ वो दूसरों को खिलाती थी तो मेरी राय उनके बहुत काम आती थी, कि यानी कोई चीज़ कम है या कोई चीज़ ज़्यादा है या परफेक्ट है, वो उसको लिख लेती थी। मैं जब 2-4 चमचे खा लेता तो वो पूछती, अच्छी लगी? हाँ दादी। मीठा ठीक था? हाँ दादी। बहुत ज़्यादा तो नहीं था? ना दादी। थोड़ी और दूँ? हाँ दादी। ठीक है, यानी दादी और पोते में बात हो रही है, वो सिर्फ हाँ ना में जवाब दे रहे हैं, दादी उससे सवाल पूछ रही है। फिर खा जाओ सारी, जो हुक्म। ठीक है, फिर दादी कहती थी, लो तो फिर सारा तुम खा जाओ। तो कहता था, जो हुक्म, जो आपने कहा मैं बिल्कुल वही करूँगा। आगे लिखते हैं, बुनी हुई बत्तख दादी की पसंदीदा डिश थी, यानी दादी को सबसे ज़्यादा बनाने में और खाने में मज़ा आता था भुनी हुई बत्तख। ठीक है, पहली बार जब मैंने दादी के यहाँ भुनी हुई बत्तख खाई तो कीन अंकल भी वहीं थे। कीन अंकल रेलवे में गार्ड थे। कीन अंकल असल में क्या थे? रेलवे में गार्ड थे। ठीक है, आगे लिखते हैं, उन दिनों उनकी नई नई नौकरी छूटी थी और वो दूसरी नौकरी के मिलने तक दादी के यहाँ रहने को आए हुए थे। आमतौर पर वो उस दिन खिसक लेते थे जब दादी कहती थी कि मैं तुम्हें पादरी दास के नन्हे बच्चों के स्कूल में क्या कराऊंगी? मास्टर लगवा दूंगी। ठीक है, यानी मतलब ये कि उन्हें बच्चों से नफ़रत थी। दादी कहती थी, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है ना, चलो मैं तुम्हें ना पादरी साहब का जो स्कूल है, पादरी दास का, उसमें तुम्हें स्कूल का मास्टर लगवा देती हूँ। तो क्या करते थे? कीन अंकल भाग लेते थे। क्यों? देखे लिखते हैं, कीन अंकल को नन्हे बच्चों से सख्त नफ़रत थी। वो कहा करते थे कि नन्हे बच्चों को देखकर ही उन्हें घबराहट होने लगती है। वैसे तो वो मुझे देखकर भी घबरा जाते थे, लेकिन मैं तो बस एक ही था, है ना। स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होते, तो कीन अंकल स्कूल में जाना नहीं चाहते थे। और फिर दादी
जो मौजूद थी उनके बचाव के लिए। अच्छा, यहाँ अगर वो इसे देख के घबराते तो थे, लेकिन फिर उन्हें ये सब्र था कि यहाँ पे अगर ये बच्चा कुछ करेगा तो कीन अंकल को बचाने के लिए दादी हैं। और पादरी दास के यहाँ तो 100 से ऊपर नन्हे बच्चे थे और फिर बचाने वाला भी कोई नहीं। ठीक है, आगे लिखते हैं कीन अंकल को भूख खूब लगती थी। वो तकरीबन मेरे जितना ही खाते थे। वो कभी भी दादी के खानों की तारीफ़ नहीं करते थे। कुछ लोगों को आदत होती है ना, वो खाते चले जाएंगे। अरे भाई, अगर आप कोई चीज़ किसी से ले रहे हैं, है ना, तो क्या होता है, एक तारीफ़ कर देने से आप नहीं घिसते, लेकिन सामने वाले का हौसला बढ़ जाता है। तो अब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि भाई आप मुझे बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे आपके एक कमेंट में मैं कहती हूँ आपको 5 मिनट लग जाएंगे हो सकता है टाइप करने में, लेकिन उस 5 मिनट में मुझे एक बहुत अच्छा हौसला मिल जाएगा, है ना। इसी तरह से दादी को खाना बनाने में घंटों लगते हैं। अगर आप 5 मिनट दादी के लिए तारीफ़ कर देंगे तो क्या गुजर जाएगा। ठीक है, शायद यही वजह थी कि मैं कभी कभी उनसे नाराज़ हो जाता था और उन्हें परेशान करके खुश होता था। ठीक है, यानी कीन अंकल को वो क्या करता था, परेशान करता था, और उसकी वजह ये थी कि वो दादी का बनाया हुआ खाना तो खा लेते थे, लेकिन दादी की तारीफ़ नहीं करते थे। ठीक है, लिखते हैं कीन अंकल ने अपने सामने रखी भुनी हुई बतख को अपने ऐनक को नाक के आखिर कोने तक ले जाकर देखा और बोले, चच्ची ने आज फिर बत्तख पका दी। ठीक है, यानी चच्ची ने फिर क्या पका दिया, बत्तख पका दिया। अच्छा, ये चच्ची थी, भतीजे तो फुप्पी होना चाहिए ना, हो सकता है इनके हस्बैंड के बेटे हों, है ना, इसलिए भतीजे कह रहे हो। चलिए खैर, उन्होंने क्या करा, चश्मे को अपने नाक पे यहाँ लाए और यहाँ आके कह रहे हैं कि ओहो, फिर से भुनी हुई बत्तख पका दी चच्ची ने। ठीक है, आगे देखिए, लिखते फिर से तुम्हारा क्या मतलब है। इससे पहले बत्तख मैंने तब पकाई थी जब तुम पिछले महीने यहाँ आए थे, यानी दादी को बत्तख पकाए हुए 1 महीना हो चुका था। यही तो मैं कह रहा हूँ, कम से कम तुमसे तो मैं तवक्को करता हूँ कि खाने में कोई नई चीज़ पके। यानी दादी अपनी फुप्पी से कहते हैं, चच्ची से कहते हैं कि मैं तुमसे तो ये उम्मीद करता हूँ कि तुम रोज़ नई नई चीज़ मुझे पकाओ। 1 महीने में 2 बार पका दी तुमने भुनी हुई बत्तख। इस एतराज़ के बावजूद कीन अंकल ने पूरी बत्तख माँ उसके अंदर भरी हुई चीज़ों के अपनी प्लेट में डाल ली और मेरे लिए कुछ भी ना छोड़ा, यानी पूरी बत्तख अकेले खा गए। उसके अंदर जितने मसाले थे, बमा मतलब होते हैं साथ में, है ना, विद ग्रेवी, है ना, विद एक तरह से। मैंने उनकी इस हरकत का बदला इस तरह लिया कि सेब की चटनी की पूरी बोतल अपनी प्लेट में उलट ली। यानी सेब की जो चटनी बनाई थी दादी ने, वो उसने पूरी प्लेट अपनी प्लेट में उड़ल ली। क्यों? क्योंकि कीन अंकल को चटनी सेब की बनी हुई बहुत अच्छी लगती थी, है ना। कीन अंकल अच्छी तरह मालूम था कि मैं बत्तख के अंदर भरी हुई चीज़ों को बड़े शौक़ से खाता हूँ, इसलिए कीन अंकल ने वो सारी चीज़ें ले लीं। और मुझे ये पता था कि कीन अंकल सेब की चटनी भी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए मैंने सेब की चटनी ले ली और इस तरह से हमारा बदला पूरा हो गया। क्यों भाई, माँ बाप के पास कब जा रहे हो? कीन अंकल ने मुरब्बा खाते हुए पूछा। ठीक है, किससे? राइटर से। मैं शायद इस बार ना जाऊं। और अंकल, आपको नई मुलाजमत कब मिल रही है? ठीक है, तो उन्होंने भी उससे क्रॉस क्वेश्चन कर लिया। मैं तो 2-1 महीने आराम करने की सोच रहा हूँ। कीन अंकल ने क्या कहा, मैं तो कम से कम 2-1 महीने यहाँ आराम से रह के जाऊँगा, अभी तो नहीं जा रहा। बर्तन साफ़ करने में दादी और नौकरानी की मदद करने में मुझे बड़ा लुत्फ़ आता था। जब हम बर्तन साफ़ कर रहे होते थे तो कीन अंकल या तो बरामदे में लेटकर आराम करते या फिर रेडियो सुनने बैठ जाते। यानी दादी, नौकरानी और मुसन्निफ़ तीनों लोग बर्तन साफ़ करते, किचन साफ़ करते, लेकिन कीन अंकल मस्त आराम से या तो सोफ़े पे लेट जाते या फिर रेडियो सुनते रहते। एक दिन कीन अंकल की प्लेट की हड्डियाँ कुत्ते की रकाबी में डालते हुए दादी ने मुझसे पूछा, तुम्हें कीन अंकल कैसे लगते हैं? ठीक है, दादी ने कहा, मतलब उनकी प्लेट से जो बची हुई हड्डियाँ थी वो कुत्ते की रकाबी, कुत्ते की प्लेट में डाल रही थी वो, तो पूछा कि तुम्हें कीन अंकल कैसे लगते हैं। तो अब राइटर क्या कहता है, मुसन्निफ़ क्या कहता है, वो अगर किसी और के अंकल होते तो ज़्यादा अच्छे लगते, यानी उसे पसंद नहीं है। मैंने जवाब दिया, क्योंकि किसी और के होते तो कम कम आते, मेरे हैं तो रोज़ सवार रहते हैं सर पे, तो इसलिए अगर ये किसी और के अंकल होते तो मुझे ज़्यादा पसंद आते।
इतना बुरा तो नहीं है, बस थोड़ा सा सनकी है। सनकी क्या होता है दादी? ठीक है, दादी ने कहा इतना बुरा नहीं है, बस थोड़ा सा सनकी है। तो अब जो राइटर है उन्होंने पूछा दादी सनकी किसे कहते हैं? तो दादी ने जवाब दिया थोड़ा सा क्रेज़ी। ठीक है, तो कहते हैं अपने क्रेज़ी कम से कम घर के इर्द गिर्द तो दौड़ता रहता है, मैंने जवाब दिया। अब आपको पता है क्रेज़ी उनके डॉगी का भी नाम है। ठीक है, तो उन्होंने कहा क्रेज़ी क्रेज़ी तो डॉगी है, कम से कम बेचारा दौड़ता तो है। अंकल कीन तो मैंने कभी दौड़ते हुए ही नहीं देखा, लेकिन एक दिन मैंने उन्हें दौड़ते हुए देख लिया। मैं और मोहन आम के दरख्त के साए में खेल रहे थे। अब आपको पता है ना, मोहन उनके घर के मेड का बेटा है। दोनों लोग खेल रहे हैं। हम ये देखकर हैरान रह गए कि कीन अंकल दौड़ रहे हैं और उनके पीछे शहद की मक्खियाँ दौड़ रही थी, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पा रहे हैं। हुआ यूं कि वो एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। ठीक है, कौन? कीन अंकल। इस दरख्त पर लगे शहद के एक छत्ते की मक्खियों को उनका वहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उन पर धावा बोल दिया। कीन अंकल ने मकान के अंदर घुसकर ठंडे पानी के टब में पनाह ली। यानी क्या है, पानी के अंदर आप घुस जाइए तो बरमाखी आपको नहीं काटती है। ठीक है, उन्हें बस दो एक मक्खियों ने ही काटा होगा, फिर भी उन्होंने ये फैसला किया कि वो 3 दिन तक बिस्तर में ही पड़े रहेंगे। नौकरानी उन्हें वहीं खाना दे आती थी, यानी वो डाइनिंग टेबल पे नहीं आते थे। मैंने उस दिन दादी से कहा दादी मुझे मालूम नहीं था कि कीन अंकल इतना तेज़ दौड़ते हैं। कुदरत इसी तरह हमें सबक सिखाती है बेटा। क्या मतलब? देखो ना, अब कीन अंकल को पता चल गया कि वो वाकई दौड़ सकते हैं। है ना कमाल की बात? यानी जब इंसान उल्टी सीधी हरकतें करता है ना, तो अल्लाह पाक उसको सबक सिखाता है। तो वही बात यहाँ पे आपको बताई गई है। अब देखिए, ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है। यहाँ 6 सवालात हैं। इन 6 सवालों को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। पहला सवाल लिखा है दादी का बावर्ची खाना कैसा था? तो आपको पता है दादी का बावर्ची खाना बहुत शानदार था, क्योंकि उससे लजीज लजीज खाने पक्के आते थे। मुसन्निफ़ अपनी छुट्टियाँ गुजारने कहाँ चला जाता था? तो मुसन्निफ़ अपनी छुट्टियाँ गुजारने दादी के पास जाता था और बाकी बची हुई छुट्टियाँ अपने माँ बाप के साथ गुजारता था। दादी के कुत्ते और बिल्ली का क्या नाम था? तो आपको पता है दादी के कुत्ते का नाम क्रेज़ी था और बिल्ली का नाम सूजी था। दादी की पसंदीदा डिश क्या थी? तो दादी की पसंदीदा डिश भुनी हुई बत्तख थी। कीन अंकल कौन थे और वो किस चीज़ के दीवाने थे? तो कीन अंकल जो हैं वो दादी के भतीजे थे, बल्कि दादी के नहीं दादा के भतीजे के हैं, है ना, दादा के भतीजे थे वो, तभी वो दादी को चाची कहते हैं। अगर वो दादी के भतीजे होते तो वो दादी को फूफी कहते हैं। और वो सेब की चटनी के दीवाने थे। कुदरत ने कीन अंकल को किस तरह सबक सिखाया था? तो कुदरत ने कीन अंकल को शहद की मक्खियाँ उनके पीछे लगाकर सबक सिखाया था। इस तरह से आप लोग कर लेंगे। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।